ये है अपनी फिजिक्स एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स पार्ट 2 से चैप्टर नंबर 11 जिसका नेम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर का मतलब आप समझते हैं, हमने जब रे ऑप्टिक्स पढ़ा, वेव ऑप्टिक्स पढ़ा, तो आप जानते हैं कि लाइट को हमने जब रे ऑप्टिक्स पढ़ा तो हम लाइट को रे मान रहे थे, लाइट का वेव नेचर वहां पे हम डिस्कस नहीं कर रहे थे। बट जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे तो लाइट को हमने वेव माना। हम लाइट के लिए जैसे ड्यूअल नेचर की बात करते हैं कि कुछ साइंटिस्ट ने लाइट को पार्टिकल माना और कुछ साइंटिस्ट ने लाइट को वेव माना। सबसे पहले डेकार्ट साहब ने कॉर्पस्कुलर मॉडल दिया, फिर उसके बाद में इस मॉडल को और अच्छे से डेवलप किया न्यूटन साहब ने, और न्यूटन साहब की उसको कॉर्पस्कुलर थ्योरी के नाम से जानते हैं। कॉर्पस्क्यूल्स का मतलब होता है बहुत छोटे पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में लाइट हम तक पहुंच रही है, ऐसा कॉर्पस्कुलर मॉडल में माना गया। उसके बाद हाइगेन साहब ने लाइट को वेव बोला। बट लाइट को वेव मानने में दिक्कत ये आ रही थी, अगर हम लाइट को वेव कह रहे हैं तो वेव को चलने के लिए तो मीडियम रिक्वायर्ड होता है। बिना मीडियम के लाइट कैसे ट्रेवल कर सकती है? अगर सन से अर्थ तक लाइट हम तक पहुंच रही है तो बहुत मैक्सिमम जगह तो ये ऐसी ही है जहां पे मीडियम नहीं है, तो फिर वहां लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, दिक्कत ये आ रही थी। लाइट की जो मेजर स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड थियोरेटिकली मेजर की, वेव इक्वेशन के थ्रू मेजर की, वो इसके आसपास आ रही थी। तो मैक्सवेल साहब ने बोला कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए, और फिर लाइट को प्रूव किया गया कि भाई लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसको चलने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। तब जाके हम लाइट को वेव मान पाए। फिर मैक्स प्लैंक साहब आए, क्वांटम थ्योरी उन्होंने दी, है ना। फिर बोला गया कि लाइट जो है वो एक फोटोन की फॉर्म में हम तक पहुंच रही है, एक एनर्जी पैकेट हम तक पहुंच रहा है जिसको हम फोटोन कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। तो वहां फिर वो पार्टिकल नेचर की तरफ इशारा कर रहे थे। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया। तो बहुत सारी कहानी ऐसी हुई जब हम लाइट को कुछ लोग साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि लाइट का वेव नेचर है, कुछ साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। तो हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि लाइट पार्टिकल है कि वेव है। बट डी ब्रोगली साहब ने फिर बताया, डी ब्रोगली इक्वेशंस उन्होंने दी और फिर बताया कि लाइट का ड्यूअल नेचर है, और लाइट का ही नहीं, हर एक मैटर का ड्यूअल नेचर है। उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और उसका वेव नेचर भी होता है। लाइट के लिए अगर हम बात करें तो लाइट की स्टडी जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ कर रहे होते हैं जिनके डायमेंशन लाइट की वेवलेंथ से बहुत बड़े होते हैं, तो हम लाइट को रे मान के लाइट की स्टडी कर रहे होते हैं कि लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रही है, मतलब हम वेव नेचर नहीं मान रहे होते वहां पे। बट जब लाइट की स्टडी हम ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे होते हैं जिनके डायमेंशन कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होते हैं, वहां हम लाइट को वेव मान लेते हैं। तो कहानी का सार ये है कि डी ब्रोगली साहब ने बोला कि भाई जहां अपना काम लाइट को पार्टिकल मान के हो रहा है वहां हम लाइट को पार्टिकल मान लेते हैं, और जहां हमारा काम लाइट को वेव मान के, जिस एक्सपेरिमेंट में लाइट को वेव मान के परफॉर्म किया जा रहा है वहां लाइट को हम वेव मान लेते हैं। एक्चुअल में लाइट का ड्यूअल नेचर है, वो पार्टिकल भी है और वेव नेचर भी है। और डी ब्रोगली साहब ने आगे ये तक बोला कि हर एक मैटर जो है वो ड्यूअल नेचर रखता है, पार्टिकल और वेव दोनों। किस तरीके से, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि यार ये पार्टिकल मूव कर रहा है, बट उसके साथ उसका वेव नेचर भी एसोसिएट है। उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट की जा सकती है कि पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, मतलब वेव अगर ट्रेवल कर रही है, इससे एसोसिएट वेव की वेवलेंथ क्या होगी वो तक हम कैलकुलेट आगे कर पाएंगे, क्योंकि वेवलेंथ मतलब वेव नेचर को डिनोट किया जा रहा है। तो वो भी हम यहाँ कैलकुलेट कर पाएंगे कि हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ कितना है, मतलब वेव नेचर को हम किसी मूविंग पार्टिकल के लिए वेव नेचर को भी हम यहाँ पे डिफाइन कर पाएंगे डी ब्रोगली इक्वेशन से। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, और सबसे पहले चलते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे। सबसे पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि द मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ऑन generation and detection of electromagnetic wave in 1887 strongly established the wave nature of light। जो हमने बात की कि वेव नेचर को मानने के पीछे जो मेन दिक्कत आ रही थी वो यही तो आ रही थी कि भाई लाइट को वेव तो मान ले, वेव है तो फिर उसको मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि तब तक हम यही जानते थे कि वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है।
क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जानते ही नहीं थे, ऐसी वेव जानते ही नहीं थे जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो ये मैक्सवेल साहब ने थियोरेटिकली ऐसा बताया था कि कुछ ऐसी वेव होती हैं जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है और उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वही एनर्जी को प्रोपेगेट कराती हैं, ये मैक्सवेल साहब ने बताया था। फिर हर्ट्ज साहब ने एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे जनरेट किया जा सकता है और कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटली हर्ट्ज साहब ने फिर प्रूव किया था। उसके बाद से हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान रहे हैं। टुवर्ड्स द सेम पीरियड एट द एंड ऑफ 19th century, experimental investigations on conduction of electricity through gases at low pressure in a discharge tube led to many historical discoveries. 19th सेंचुरी के एंड में कुछ और इन्वेस्टिगेशंस हुए, कुछ एक्सपेरिमेंट हुए कि पहले समझे डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है। डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो ग्लास का एक सील ट्यूब होता है जिसपे लो प्रेशर क्रिएट किया जाता है, उसमें गैसेस फिल की जाती हैं जैसे हाइड्रोजन या एयर, और लो प्रेशर क्रिएट किया जाता है वैक्यूम पंप की हेल्प से। अब लो प्रेशर क्रिएट कर दिया और हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं दो इलेक्ट्रोड्स लगा के, एक इलेक्ट्रोड हाई पोटेंशियल पे, दूसरा इलेक्ट्रोड लो पोटेंशियल पे। जो हाई पोटेंशियल पे होगा मतलब प्लस वाला होगा उसको हम एनोड कहते हैं, जो लो पोटेंशियल से इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया जाएगा माइनस वाला उसको हम कैथोड कहते हैं। तो यहां से बहुत सारे और डिस्कवरीज हुई, बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट देखे गए, इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी हम इसको कहते हैं। और डिस्कवरी हुई, रोंटगेन साहब ने 1895 में एक्सरे की डिस्कवरी की, एक्सरेज ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन साहब ने 1897 में। ये बहुत सारी डिस्कवरीज हुई जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं कि एटम की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें माइलस्टोन है। जे थॉमसन मॉडल जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी उन्होंने 1897 में की, एक्सरे एक्सपेरिमेंट 1895, है ना। तो इन सबसे एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ना और एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी को डेवलप करना बहुत आसान हुआ और हम ये कह सकते हैं कि यही बेसिस थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के। इट वाज फाउंड दैट एट सफिशिएंटली लो प्रेशर ऑफ अबाउट 0.001 mm ऑफ मर्करी कॉलम। देखो हम जानते हैं कि 1 atm जो प्रेशर होता है, 1 atm प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होता है 760 mm ऑफ Hg। 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। Hg मतलब मर्क्यूरी। 760 mm की हाइट अगर किसी मर्क्यूरी कॉलम की हो जाए, जैसे कोई ग्लास ट्यूब हो और इस ग्लास ट्यूब में 760 mm तक अगर मर्क्यूरी फिल कर दें तो ये मर्क्यूरी जितना बॉटम पे प्रेशर क्रिएट करेगी वो 1 atm के बराबर होता है, वो 1 atm के बराबर होता है। तो सोचो 1 atm होता है 760 mm ऑफ Hg, यहाँ कितना है 0.001 mm ऑफ Hg। इसका मतलब बहुत कम प्रेशर उस ट्यूब में क्रिएट किया गया है। तो सर उसमें क्रिएट कैसे किया गया होगा ग्लास ट्यूब में बहुत कम प्रेशर? वो वैक्यूम पंप की हेल्प से क्रिएट किया गया होगा। ठीक है, वैक्यूम पंप की हेल्प से उस ग्लास ट्यूब में से जो भी गैसेज हैं वो निकाली गई होंगी, एयर निकाली गई होगी। तो एयर अगर कम वॉल्यूम में रही होगी, प्रेशर कम होता गया होगा, 0.001 mm ऑफ Hg तक क्रिएट कर दिया गया होगा। तो उस ग्लास ट्यूब में क्या देखा गया? ए डिस्चार्ज टुक प्लेस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑन अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। सबसे पहले हम डिस्चार्ज ट्यूब समझ चुके हैं क्या होती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट की गई होगी उसकी बात करते हैं। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस कहीं क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहीं क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। तो हमने दो इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया। जिस जिस इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया होगा उसको हम एनोड कहते हैं, और जिसको लो पोटेंशियल से कनेक्ट किया होगा, जिसको हमने लो पोटेंशियल से कनेक्ट किया होगा उसको हम कैथोड कहते हैं। और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मतलब एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट हुई होगी।
ए फ्लोरोसेंट ग्लो अपीयर्ड ऑन द ग्लास अपोजिट टू कैथोड। मतलब उस ग्लास में एक फ्लोरोसेंट ग्लो अपीयर हुआ, मतलब चमक देखने को मिली, एक ब्राइट फ्लैश देखने को मिला अपोजिट टू कैथोड, कैथोड के अपोजिट में। मतलब ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए ग्लास ट्यूब है, इस तरीके से ग्लास ट्यूब है, इसको सील कर दिया गया, यहाँ दो इलेक्ट्रोड लगाए गए, अंदर गैस फिल की गई है इसके अंदर, और लो प्रेशर पे, प्रेशर बहुत कम है, 0.001 mm ऑफ Hg के आसपास प्रेशर है, और इसको तगड़ी बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। इस तरीके से तगड़ी बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया गया, इस तरीके से। ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब ये प्लस है और ये माइनस है। इस इलेक्ट्रोड को हम, जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया, इसको हम एनोड कहेंगे और इसको हम कैथोड कहेंगे। ये है कैथोड। अब क्या हुआ कि भाई जैसे ही हाई वोल्टेज लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आई होगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, अच्छी बात है। क्या देखा गया? ये देखा गया कि यहाँ कैथोड के अपोजिट में, ये कैथोड है, इसके अपोजिट में यहाँ ग्लास पर कुछ स्पार्क देखा गया, या मैं कहूं कि यहाँ कैथोड के अपोजिट में ग्लास पर कुछ ब्राइट फ्लैश देखने को मिला, कुछ चमक देखने को मिली। तो ये तो पक्की बात है। मान लो यहाँ ZNS की स्क्रीन लगा दी होगी, क्या लगा दिया? ZNS लगा दिया मान लो, तो इस पे कोई चार्ज पार्टिकल अगर टकराया होगा तो ही तो यहाँ पे स्पार्क देखने को मिला होगा, ये चमक देखने को मिली होगी ZNS स्क्रीन पे। फ्लोरोसेंट ग्लो अपीयर हुआ, मतलब कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल, पक्की बात है, इस ग्लास पे अपोजिट टू कैथोड देखने को मिला, मतलब इस जगह कुछ ना कुछ हमें पता चला कि कोई चार्ज तो यहाँ टकराया है, अगर ब्राइट फ्लैश यहाँ पे या फ्लोरोसेंट ग्लो यहाँ पे अपीयर हुआ है तो। अब अगली बात, द कलर ऑफ ग्लो ऑफ द ग्लास डिपेंड ऑन टाइप ऑफ ग्लास। मतलब ये ग्लो का कलर कैसा होता है, ये जो चमक हमें देखने को मिली, ये चमक किस कलर की देखने को मिलेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ग्लास का कलर कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल, ग्लास बहुत टाइप के होते हैं, क्वार्ट्ज ग्लास होते हैं, सिंपल ग्लास होते हैं, अपने जो होते हैं सोडा ग्लास होते हैं। तो सोडा ग्लास में येलोइश ग्रीन कलर का वो जो हमें फ्लोरेसेंट ग्लो मिला, वो कौन से कलर का मिला? येलोइश ग्रीन कलर का सोडा ग्लास में देखने को मिला। अलग अलग ग्लास में जो कलर है उस ग्लो का, वो अलग अलग देखने को मिला। द कॉज ऑफ दिस फ्लोरोसेंस was attributed to the radiation which appeared to be coming from cathode। अब हम जानते हैं कि भाई कोई रेडिएशन गिरती है, कोई चार्ज पार्टिकल अगर गिरता है तो ही फ्लोरोसेंट ग्लो आता है, मतलब वो जो चमक देखने को मिलती है वो तभी देखने को मिलती है जब कोई चार्ज पार्टिकल टकराए, या कोई रेडिएशन आके उस पर टकराए, तभी देखने को मिलता है। तो ये माना गया, इस तरफ चमक आ रही है तो पक्की बात है कि इस तरफ से कोई ना कोई रेडिएशन आ रही होंगी, वो रेडिएशन इस ग्लास पे टकरा रही होंगी, जिसकी वजह से यहाँ चमक देखने को मिली, मतलब कैथोड की तरफ से आ रही होंगी। इन रेज को या इन रेडिएशन को कैथोड रेज कहा गया। क्या कहा गया? कैथोड रेज। कैथोड रेज क्यों कहा? क्योंकि वो कैथोड से निकल के आके टकरा रही हैं, इस तरफ टकरा रही हैं, इसका मतलब पक्की बात है इधर से आके टकरा रही हैं, कैथोड से निकल के टकरा रही हैं, तो इनको क्या कहा गया? कैथोड रेज। और ये कैथोड रेज किसने डिस्कवर की थी? इन कैथोड रेज की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है 1870 में विलियम क्रुक साहब को, जिन्होंने आगे 1879 में ये सजेस्ट किया कि दीज रेज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इन्होंने बताया कि ये जो रेडिएशन है ये फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को कंसिस्ट करती हैं। मतलब जिनको पहले रेडिएशन कहा जा रहा था कि रेडिएशन आके टकरा रही हैं, बाद में इन्होंने 1879 में क्रुक साहब ने बताया कि ये जो रेडिएशन जिनको कहा जा रहा है, कैथोड रेज जिनको कहा जा रहा है, ये कैथोड रेज क्या कंसिस्ट करती हैं? इनमें क्या होता है? फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। उन्होंने ये सजेस्ट किया। फिर ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन ने ये कंफर्म किया
कि भाई ये जो क्रुक साहब बोल रहे हैं कि फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही है और बहुत अच्छी खासी रफ्तार से ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, जिसको आप रेडिएशन कह रहे हो। है तो ये पार्टिकल, क्या है, पार्टिकल हैं, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल हैं भाई, फास्ट मूविंग है, हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल हैं। और कैसा चार्ज है इन पे, नेगेटिव चार्ज है। ये भी देखो हम समझेंगे कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उनको कैसे बोला, ये भी हम आगे देखते हैं। बाई अप्लाइंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द डिस्चार्ज ट्यूब, जे थॉमसन was the first to determine experimentally the speed and the specific charge of cathode ray particle। कैथोड रे में जो पार्टिकल हैं उनका स्पेसिफिक चार्ज कितना है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज बाई मास रेशियो, इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन के केस में बात करें तो चार्ज को हम ई से डिनोट करते हैं, उसको ई बाई एम कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, ई बाई एम, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के केस के लिए हम इसको ई बाई एम कहेंगे। चार्ज तो हम ई से डिनोट करते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम जो होता है, और उसके मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। जब इसको डिवाइड करते हैं तो वो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता चल जाता है। तो ई बाई एम को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। ये इन्होंने पता किया, किन्होंने पता किया, जे थॉमसन साहब ने। और क्या पता किया, स्पीड पता की। क्या पता की, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल पता किया कि भाई वो जो कैथोड रे में जो पार्टिकल है ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको कह रहे हो, उसकी स्पीड क्या है। सोचो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैसे कंफर्म हुआ होगा। जैसे मान लो ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है ना, वही डिस्चार्ज ट्यूब की बात कर रहे हैं। ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, ये हाई वोल्टेज बैटरी, और ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया गया। यहाँ गैसेस फिल कर रखी हैं। अब सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की गई। यहाँ मान लो एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट रख दी गई, यहाँ नेगेटिव चार्ज प्लेट रख दी गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ग्लास ट्यूब के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो पक्की बात है कि हमें जो चमक देखने को मिलेगी अब वो इस फेस पे देखने को मिली। कैसे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे की तरफ है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और जो कैथोड से निकलने वाला नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो अब जाके कहां टकरा रहा था, वो जाके अब इस तरफ टकरा रहा था, ऐसे जाके टकरा रहा था। वो चमक जो देखने को मिली वो अभी यहां देखने को मिली। तो हमें समझ आ गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे नीचे की तरफ है और वो चार्ज पार्टिकल अगर यहां आके टकरा रहा है तो पक्की बात है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया, म्यूचुअली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है वैसे अंदर की तरफ है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो मान लो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का मतलब होता है अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो उनका डेविएशन देखा गया कि कितना डेविएट हो रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, उस रेडियस के हिसाब से वहां उन्होंने क्यू बाई एम रेशियो निकाला। जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, जब एंटर करता है तो वो एक सर्कल पे मूव करने लगता है, उसका कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। वहां से हमने ये पता किया कि क्यू बाई एम रेशियो क्या होगा। जे थॉमसन साहब ने वहां से क्यू बाई एम रेशियो भी पता कर लिया। They were found to travel with a speed ranging from about 0.1 to 0.2 times the speed of light। और पता किया कि वो जो पार्टिकल की स्पीड है वो 0.1 से लेके 0.2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होती है, मतलब लाइट की स्पीड से कम है वो। The presently accepted value of E by M is 1.76 into 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। Q अपॉन M है तो Q की SI यूनिट कूलम, चार्ज की SI यूनिट कूलम और मास की यूनिट केजी। तो ये SI यूनिट में Q by M की वैल्यू दे रखी है एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो पता की गई। Further, the value of Q by M was found to be independent of nature of material। मतलब जो मेटल है, जो कैथोड में जो मेटल है जहां से वो कैथोड रेज निकल रही हैं, उस मेटल से इंडिपेंडेंट रहता है। कैथोड को क्या बोल रहे हैं, एमिटर, मतलब कैथोड से तो निकल रही हैं वो रेज। तो कैथोड का जो मटेरियल है, जो कैथोड का मटेरियल हमने यूज किया, मेटल यूज करना है, उस मेटल के मटेरियल से इंडिपेंडेंट है। अगर हमने कोई और
मेटल यूज किया होता तो भी वो E/M जो रेशियो आएगा वो उस मेटल पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आपने कौन सा मेटल यूज किया है, ना वो गैस आपने जो इंट्रोड्यूस की है डिस्चार्ज ट्यूब में उस पे डिपेंड करता है। मतलब जो Q/M रेशियो जो निकाला गया वो Q/M रेशियो ना तो डिपेंड कर रहा है किस पे, वो Q/M रेशियो ना तो डिपेंड कर रहा है कि कैथोड मतलब एमिटर मतलब जहां से वो कैथोड रेज निकल रही हैं, ना तो उस पर डिपेंड करता है और ना ही डिपेंड करता है कि जो आपने ग्लास ट्यूब में गैस इंट्रोड्यूस की है उस पे। कैथोड रे पार्टिकल जो है वो यूनिवर्सल हैं। इसको इस ऑब्जर्वेशन ने इस बात को सजेस्ट किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Around the same time, in 1887, it was found that the certain metals, when irradiated by ultraviolet light, emitted negatively charged particle having small speed. 1887 में ये देखा गया कि जब मेटल पे अल्ट्रावायलेट लाइट गिराई जाती है तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिनकी स्पीड अच्छी खासी कम होती है उसके साथ वहां मेटल से वो एमिट होते हैं। Also, certain metal when heated to a high temperature were found to emit negatively charged particle। जब मेटल का टेम्परेचर हाई किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे मेटल को जब हीट किया जाता है तो वहां से भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है उस मेटल से एमिट होते हैं। The value of E/M of these particles was found to be the same as that of cathode ray particle। E/M की वैल्यू, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू जो जे थॉमसन साहब ने पता की थी, यहां से इन एक्सपेरिमेंट से जो E/M का जो रेशियो निकल के आया, E और M का जो रेशियो निकल के आया, E/M की जो वैल्यू निकल के आई वो उसके आसपास थी जो कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में कैथोड रे पार्टिकल की जे थॉमसन साहब ने कैलकुलेट की थी। These observations thus establish that all these particles, although produced under different conditions, were identical in nature। मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंट से इससे क्या पता चला कि भाई अलग अलग एक्सपेरिमेंट से जो ये पार्टिकल निकल रहे हैं मेटल से वो पार्टिकल जो है वो आइडेंटिकल हैं। ई क्या है, उन पे चार्ज, एम क्या है, उनका मास। तो चार्ज और मास का रेशियो अगर सेम आ रहा है हर एक एक्सपेरिमेंट से तो इसका मतलब वो पार्टिकल जो है जो निकल रहे हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जो देखे गए वो पार्टिकल, और जो अल्ट्रावायलेट रेज जब मेटल पे गिराई गई तो वहां से जो एमिट हुए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वो, और जो हाई टेम्परेचर पे हीट किया किसी मेटल को तब जो पार्टिकल निकले वो सारे के सारे क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। और आगे सुनना, जे थॉमसन इन 1897 नेम्ड दीज पार्टिकल एज इलेक्ट्रॉन्स। जे थॉमसन साहब ने इन पार्टिकल का नाम क्या रखा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे, इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का नाम जे थॉमसन साहब ने 1897 में क्या रखा, इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन साहब ने। कब डिस्कवर किया था, 1897 में। एंड सजेस्टेड दैट दे वर फंडामेंटल यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। जे थॉमसन साहब ने बोला कि ये जो पार्टिकल हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल है मैटर की, और यूनिवर्सल है मतलब हर एक मैटर में प्रेजेंट हैं। यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी मैटर की। इन इन्वेस्टिगेशंस के लिए, इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस, कि गैसेस से इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट की जा सकती है, इसके लिए 1906 में जे थॉमसन साहब को फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया। एक अमेरिकन फिजिसिस्ट हुए R.A. मिलिकन, उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और प्रिसाइजली मेजर किया चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो हम आज इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हैं वो किसने मेजर किया, मिलिकन साहब ने, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। कब, 1913 में। क्या था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ बहुत स्मॉल ऑयल ड्रॉप्स ली गई और उनको चार्ज किया गया। अब इन चार्ज ऑयल ड्रॉप को इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंड किया गया। चार्ज ऑयल ड्रॉप ली गई और मान लीजिए इस ऑयल ड्रॉप को नेगेटिवली चार्ज किया गया, ऐसे समझ लीजिए। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंड किया गया। मान लो नीचे की तरफ जाती हुई कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू हमें पता है, और इसको एडजस्ट भी किया जा सकता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ। अब हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, वर्टिकली सस्पेंड किया जा रहा है,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो इसमें फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, कितना होगा, इस ऑयल ड्रॉप का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा है, जो इस ऑयल ड्रॉप का जो मास है उसकी वजह से जो इसका वेट है वो लग रहा है नीचे की तरफ, वो लग रहा है नीचे की तरफ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हमने इतना एडजस्ट कर दिया कि mg के बराबर अगर QE की वैल्यू हो गई, चार्ज तो देखो इस ऑयल ड्रॉप पे चार्ज तो फिक्स है, कितना है वो हमें नहीं पता, पर फिक्स है वो, तो वो चेंज नहीं हो रहा। और अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट कर दिया कि जो लगने वाला फोर्स QE है वो अगर mg के बराबर हो गया, अगर QE की वैल्यू mg के बराबर हो गई तो ये बिना किसी सपोर्ट के ये ऑयल ड्रॉप जो है वो सस्पेंड हो जाएगी। अगर ये ऑयल ड्रॉप इसी जगह पे रुकी हुई है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, QE बराबर mg। और यहां से हम Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं mg/e। हमें देखो मास पता होगा ऑयल ड्रॉप का कितना है, जी की वैल्यू हम जानते ही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने खुद एडजस्ट की है, खुद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, उसकी वैल्यू हमें पता है, तो यहां से हमने Q की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। और ये देखा गया बच्चों कि अलग अलग ऑयल ड्रॉप पे जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये देखा गया कि जो इस mg/e से Q की वैल्यू कैलकुलेट की गई अलग अलग ऑयल ड्रॉप पे, बहुत सारी ऑयल ड्रॉप पे एक्सपेरिमेंट करके, तो पता चला कि ये जो चार्ज Q आ रहा है ये किसी एक नंबर का मल्टीपल आ रहा है, इंटीजर मल्टीपल आ रहा है, इंटीजर मल्टीपल आ रहा है किसी ना किसी एक फिक्स नंबर का, और वो नंबर था 1.602 इंटू 10⁻⁹ कुल। इसका एक मल्टीपल आ रहा है, या तो इंटीजर मल्टीपल है, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इस तरीके से मल्टीपल आ रहा है। तो सबसे छोटा चार्ज अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी ऑयल ड्रॉप पे क्या मिला होगा, तो वो मिला होगा इसका 1 मल्टीपल। मतलब इससे छोटा चार्ज और पॉसिबल नहीं है, सबसे छोटा चार्ज यही पॉसिबल है। इससे बड़ा इंटू 2 कर दो ये चार्ज, इंटू 3 कर दो इससे बड़ा चार्ज, इंटू 4 कर दो इससे बड़ा चार्ज। तो इस तरीके से चार्ज मिल रहे थे। और जब एक फिक्स नंबर का इंटीजर मल्टीपल कोई चीज होती है तो हम उसको कहते हैं कि ये चीज क्वांटाइज है। तो चार्ज किसी बॉडी पे मिल रहा था तो वो इस नंबर का इंटीजर मल्टीपल मिल रहा था, इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज किसी भी बॉडी पे क्या रहता है, क्वांटाइज रहता है। एक इंटीजर मल्टीपल ही हो सकता है किसी फिक्स नंबर का, पॉइंट्स में मल्टीपल नहीं आ सकता। 2.2 टाइम्स इसका कभी नहीं मिला, 3.2 टाइम्स कभी नहीं मिला, 3.5 टाइम्स कभी नहीं मिला। या तो 1 का मल्टीपल मिल रहा था या 2 का, 3 का। सबसे कम कितना पॉसिबल था, 1.602 इंटू 10⁻⁹। और ये जो सबसे छोटा चार्ज की वैल्यू जो पॉसिबल है किसी ऑब्जेक्ट पे, इसी को हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा। अगर माइनस कह दोगे तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और अगर प्लस कह दोगे तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। इसी को बाद में चार्ज ऑफ प्रोटॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा गया। कि सबसे छोटा चार्ज ये पॉसिबल है, अगर किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो प्लस में इतना चार्ज उस बॉडी पे आ जाएगा, और जिस बॉडी ने ये इलेक्ट्रॉन गेन किया उस पे माइनस पे इतना चार्ज उस बॉडी पे आ जाएगा। मतलब सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल इतना है, और ये एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में, प्रोटॉन का चार्ज प्लस में इतना होता है। From the value of E and specific charge E by m, the mass m of electron could be determined। इससे हमने मास भी पता कर लिया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। एक इलेक्ट्रॉन पे मास Q बाई एम रेशियो से, Q बाई एम रेशियो से E बाई एम के रेशियो से, जो E बाई एम का रेशियो जो हमने ऊपर पढ़ा कि E बाई एम रेशियो की वैल्यू ये होती है, यहां से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी पता चल गई।